स्टूडेंट्स, आज एसएससी सीएचएस का एक क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, यानी कि पिछले साल का क्वेश्चन जो पूछा गया था एसएससी सीएचएस के एग्ज़ाम में, उस क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा इस क्लास में। और अच्छी तरह से डिस्कस किया जाएगा, पूरा विस्तार से बताया जाएगा आपको, ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन बनाने से, पिछले साल का क्वेश्चन बनाने से आपको मदद मिल सके। और आपको पता होगा कि एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम जो है 24 मई से, यानी कि अगले महीना से स्टार्ट होने वाला है। 24 मई 2022 से स्टार्ट होने वाला है। इसका डेट भी आ गया है, तो आप लोग अच्छी तरह से लग जाइए। जो लोग अगर तैयारी कम कर रहे हो तो उसको अच्छी तरह से तैयारी करना, थोड़ा तैयारी में जोर लगा दीजिए, थोड़ा तैयारी को स्पीड बढ़ा दीजिए, ताकि आपके आने वाला एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत न हो सके। और मेरा बार बार इस हर एक वीडियो में कहना होता है कि पिछले साल का क्वेश्चन जरूर बनाइए। देखिए, अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो पिछले 5 साल का क्वेश्चन, मिनिमम 5 साल का क्वेश्चन जरूर बनाइए, ताकि आपको इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो पिछले 10 साल का क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। पिछले 10 साल का क्वेश्चन बनाइए, प्रैक्टिस की तरह बनाइए, ठीक है। और एक करेंट अफेयर पढ़िए, स्पीडी का हो या किसी भी प्लेटफॉर्म का हो, या बहुत सारे मार्केट में आए हुए हैं करेंट अफेयर, उस करेंट अफेयर को पढ़िए और पिछले साल के क्वेश्चन को बनाइए, ठीक है। उससे आपको प्रैक्टिस होगा। और पिछले साल के क्वेश्चन को बनाने से क्या होता है ना, कि आपको एग्ज़ाम किस लेवल में लिया जाता है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम में किस टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको पता चल जाता है, ठीक है। पिछले साल के क्वेश्चन बनाने से ये होता है कि आने वाला एग्ज़ाम में, या अभी का एग्ज़ाम जो चल रहा है, अभी सीएचएस का एग्ज़ाम जो आपको 24 मई से स्टार्ट होने वाला है, वो उसमें किस टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि किस टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये कब पता चलेगा? जब पिछले साल के क्वेश्चन जब बनाइएगा, उसी से आपको पता चलेगा कि किस टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जब पिछले साल का क्वेश्चन बनाइएगा तो आप एक एनालिसिस देखिएगा, एक आप उसमें गौर कीजिएगा कि सभी पिछले साल का क्वेश्चन जब बनाइएगा, तो जितने भी पिछले साल का क्वेश्चन बनाइएगा तो उससे आपको पता चलेगा कि जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं सबका पैटर्न एक ही होता है, ठीक है। सभी का पैटर्न एक ही होता है, लगभग उसी के आसपास में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर पिछले साल का क्वेश्चन बनाते हैं तो उसी के आसपास में क्वेश्चन बनाइएगा, ठीक है। यानी कि अगर ऑप्शन 4 दिया हुआ तो चारों ऑप्शन से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, उसी टाइप क्वेश्चन बनाइएगा, तभी आपको एग्ज़ाम निकलने वाला है। नहीं तो सिलेबस में तो बहुत कुछ दिया हुआ है, सिलेबस पढ़िएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। और सिलेबस में क्या पढ़ना है ये तो आपको पिछले साल के क्वेश्चन से ही पता चलेगा ना, कि पढ़ना क्या है। तो पिछले साल का क्वेश्चन बनाइए और एक करेंट अफेयर बनाइए, ठीक है। एक करेंट अफेयर का सेट मारिए और पिछले साल का क्वेश्चन एक सुबह शाम बनाइए, ठीक है। इससे आपको आने वाला एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। और अच्छी तरह से तैयारी कीजिए, इसमें बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट भी हैं, तो इसका तैयारी कीजिए। और हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीएचएस में जो क्वेश्चन पूछे गए थे 24 मई 2022 से इसका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। और इस क्लास में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पिछले साल का क्वेश्चन को, ये आपका 4 जुलाई, ठीक है, 4 जुलाई 2019 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, उस क्वेश्चन को इस क्लास में डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन जीके, जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे, जो कि आपको आने वाले एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। और देखिए, क्वेश्चन किस तरह से पढ़ा जाता है आपको हम बताते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन को कितने टाइप से निकाला जा सकता है, कि उस टाइप कितने प्रश्न निकालते हैं हम, उसको आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उसी टाइप से आप क्वेश्चन बनाइएगा, तभी आपको एग्ज़ाम निकलने वाला है, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए, आप लोग भी पढ़िए और समझिए, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन कहता है, पहला क्वेश्चन 26 से स्टार्ट किया गया है। 26 इसलिए स्टार्ट किया गया है कि इसलिए पहले वाले क्वेश्चन वो आपको रीजनिंग का क्वेश्चन होता है, ठीक है। रीजनिंग का क्वेश्चन था और 26 से जीके, जीएस और करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इसलिए पहला से 26 से स्टार्ट किया गया है, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन जो है
किरण के बुक से लिया गया है, ठीक है। किरण के बुक से ये सारे क्वेश्चन लिया गया है जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए पहला 26वां नंबर क्वेश्चन कहता है 26 इसलिए लिया गया है क्योंकि इससे पहले वाला क्वेश्चन जो है 1 से लेकर 25 तक वो रीजनिंग के क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और ये 26 से जीके जिस और करेंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया है। और ये क्वेश्चन जो है किरण के बुक से लिया गया है, किरण के क्वेश्चन बुक से लिया गया है जो कि CHSL का क्वेश्चन बुक था SSC के, ठीक है। SSC CHSL का क्वेश्चन बुक था, उसी से ये क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नीचे दी गई 4 नदियाँ केरल की नदियां हैं, ये चारों नदियां केरल की नदियां हैं, इनमें से कौन सी नदी राज्य की सबसे दक्षिणवर्ती नदी है। ये बताइए कि 4 नदियां जो कि केरल में हैं और ये केरल में तो है लेकिन ये दक्षिणवर्ती नदी कौन सा है ये बताइए, इसका जवाब दीजिए। तो ये जो है नयार नदी जो है दक्षिणवर्ती नदी है, ठीक है, दक्षिण में ही, ठीक है। ये भी केरल में, केरल तो चारों नदी केरल में ही है जो कि एक ऑप्शन नहीं दिया हुआ था, ठीक है। और नयार नदी जो है सबसे दक्षिणवर्ती नदी है, ठीक है। अच्छा, नयार नदी के बारे में थोड़ा कुछ बता देते हैं आपको कि नयार नदी जो है केरल राज्य से सबसे दक्षिणवर्ती नदी, ये तो आप जान गए, ठीक है। और इसमें देखिए नयार नदी जो है आपको कहाँ से निकलती है ये बताइए। नयार नदी जो कहाँ से निकलती है तो ये अगस्ता कडल से निकलती है, ठीक है। और ये कहाँ जाकर मिलती है तो ये अरब सागर में मिलती है, ठीक है। कहाँ जाकर मिलती है यानी कहाँ जाकर गिरती है ये समाप्त कहाँ पर होती है, अरब सागर में जाकर मिलती है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अरब सागर में जाकर ये मिलती है, कोई न कोई नदी जो है कोई सागर में ही जाकर मिलती है, तो ये नदी कहाँ मिलती है, अरब सागर में मिलती है, ठीक है। चलिए और ये परियार नदी के बारे में बताते हैं आपको। परियार नदी जो है आपका, परियार नदी कहाँ से निकलती है ये बताइए। परियार नदी जो है कहाँ से निकलती है तो ये तमिलनाडु से निकलती है, ठीक है। ये तमिलनाडु के पश्चिम घाट से निकलती है, ठीक है। और ये कहाँ जाकर ये मिलती है यानी कि कहाँ जाकर किस समुद्र में जाकर ये समा जाती है तो ये भी अरब सागर में जाकर समा जाती है, यानी कि अरब सागर जो समुद्र है उसमें जाकर ये मिलती है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है वो देखिए। स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे ये बताइए कि जब भारत आज़ाद हुआ था इसके बाद मंत्रिमंडल बना था, इसमें पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन बने थे इसका जवाब दीजिए। यानी कि भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे तो इसका जवाब दीजिए। तो प्रथम स्वास्थ्य मंत्री जो थे राजकुमारी अमृत कौर थे। कौन थे, राजकुमारी अमृत कौर थे प्रथम स्वास्थ्य मंत्री, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा। राजकुमारी अमृत कौर जो थे स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री थे, ठीक है। चलिए अगला, अच्छा ये चीज़ बताइए कि ये अब्दुल कलाम आज़ाद क्या थे। ये अब्दुल कलाम जो है क्या थे बताइए। तो ये जो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो थे ये स्वतंत्र भारत के प्रथम पहले शिक्षा मंत्री थे, ठीक है। यानी कि जब भारत आज़ाद हुआ था इसके बाद प्रथम शिक्षा मंत्री ये अब्दुल कलाम आज़ाद ही थे, ठीक है। यानी कि आपको मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये बताइए सरदार वल्लभ भाई पटेल जो क्या थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे, प्रथम उप प्रधानमंत्री बता रहे हैं, ठीक है। प्रथम उप प्रधानमंत्री जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रथम उप प्रधानमंत्री जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा आप। चलिए अगला, ये विजय लक्ष्मी बताइए। विजय लक्ष्मी कौन थी है ना। ये जो विजय लक्ष्मी जो थे महाराष्ट्र की प्रथम छठी राज्यपाल और संयुक्त महासभा के 8वें अध्यक्ष थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है वो पढ़िए और समझिए। देखिए क्वेश्चन को इस तरह से विस्तारित रूप से पढ़ाई कीजिए ताकि उससे क्वेश्चन अगर पूछा जा सकता है छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। अभी वाला एग्जाम में जो आने वाला है मई में एग्जाम, जो 24 मई से एग्जाम स्टार्ट होगा, उस एग्ज़ाम को इस तरह से कंपेयर करके पढ़िए ताकि उसी टाइप से अगर क्वेश्चन पूछता है, इसी टाइप क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ठीक है। इस तरह से लेवल की तैयारी कीजिएगा तब आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ठीक है।
देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है वो देखिए। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है, प्रतापगढ़ की लड़ाई में छत्रपति शिवाजी द्वारा निम्नलिखित में से कौन मारा गया था? ये बताइए, प्रतापगढ़ में जो लड़ाई हुआ था वो छत्रपति शिवाजी के द्वारा कौन मारा गया था? इसका जवाब दीजिए। तो ये प्रतापगढ़ में जो लड़ाई हुआ था छत्रपति शिवाजी द्वारा किसको मारा गया था? ये यानी कि छत्रपति शिवाजी किसको मारे थे प्रतापगढ़ की लड़ाई में? इसका जवाब दीजिए। तो ये होगा अफजल खान को। ठीक है, किसको? अफजल खान को जो है प्रतापगढ़ की लड़ाई में छत्रपति शिवाजी ने अफजल खान को युद्ध में मारे थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, इसको थोड़ा और गहराई रूप से बताते हैं कि ये बताइए कि ये आपको जो है प्रतापगढ़ की लड़ाई जो कब हुआ था ये बता सकते हैं? ये प्रतापगढ़ की लड़ाई कब हुआ था? तो ये 10 नवंबर, ये ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। ये प्रतापगढ़ की लड़ाई जो है शिवाजी और अफजल खान के बीच जो हुआ था ये कब हुआ था? तो 10 नवंबर, इसको याद रखिएगा, 10 नवंबर। ठीक है, 10 नवंबर 1659 में। ठीक है, 1659 में जो है 10 नवंबर 1659 ईस्वी में जो है प्रतापगढ़ की लड़ाई हुई थी, जिसमें शिवाजी और अफजल खान के बीच हुआ था, जिसमें अफजल खान का हार हुआ था, ये मारे गए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अच्छा ये बताइए, प्रतापगढ़ जो है कहाँ पर लड़ा गया था लड़ाई? ये बताइए, प्रतापगढ़ में कहाँ पर लड़ा गया था? तो ये जो है प्रतापगढ़ में भारत के महाराष्ट्र के पास सतारा शहर के पास प्रतापगढ़ है, वहीं ये लड़ा गया था। ठीक है, यानी कि महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। थोड़ा किसी भी क्वेश्चन को डिटेल रूप से पढ़ाई कीजिएगा तभी समझ में भी आएगा और पढ़ने में भी मजा आएगा। ठीक है, तभी पढ़ाई कीजिएगा तो अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है, भारतीय खानवीरों के अनुसार 2018 में निम्नलिखित में से किस राज्य में चांदी का सबसे बड़ा भंडार हुआ? बताइए, 2018 में जो है चांदी का भंडार सबसे ज़्यादा कहाँ पाया गया ये बताइए। भारतीय खानवीरों के अनुसार जो है 2018 में जो है चांदी का सबसे बड़ा भंडार कहाँ मिला? इसका जवाब दीजिए। तो राजस्थान में। कहाँ मिला था? राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में जो है चांदी का सबसे बड़ा भंडार मिला था। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, और देखिए इससे भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, खास के SSC CA जैसे के एग्जाम में। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, और राजस्थान में और कुछ भी बहुत कुछ मिलता है, जैसे कि आपको चांदी सबसे ज़्यादा मिलता है। ठीक है, चांदी भी जो राजस्थान में ही सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, चांदी। ठीक है, आपको कच्चा तेल भी जो सबसे ज़्यादा जो है राजस्थान में ही पाया जाता है। ठीक है, कच्चा तेल। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा, कच्चा तेल जो है राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, इसको भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, और देखिए गुजरात में जो है, गुजरात में क्या पाया जाता है सबसे ज़्यादा ये बताइए। तो गुजरात में सबसे ज़्यादा मूंगफली का उत्पादन होता है। ठीक है, गुजरात में सबसे ज़्यादा कौन सी का उत्पादन होता है? मूंगफली का। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा जो है गुजरात में मूंगफली का उत्पादन होता है। ठीक है, मूंगफली का। ये जो है किस राज्य में कौन पदार्थ या कौन खनिज सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है तो उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, हम महाराष्ट्र में बताइए, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा प्याज उत्पादन किया जाता है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा जो है प्याज उत्पादन किया जाता है, यानी कि प्याज उत्पादन करने में नंबर 1 है। ठीक है, ये बताइए बिहार में क्या होता है, हमको कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन को इस तरह से पढ़ाई कीजिएगा तभी समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है वो देखिए कि 2019 के पैसिफिक अंतर्राष्ट्रीय बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीतने के लिए भारत के लिए सौरभ कठोरी को किसने हराया था? ये बताइए, सौरभ कठोरी को किसने हराया था? इसका जवाब दीजिए। तो ये पीटर गिलक्रिस्ट को हराया था। किसको हराया था? पीटर गिलक्रिस्ट को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है देखिए। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, जून 2019 तक की स्थिति के अनुसार भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? ये बताइए, 2019 में जो है
15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसको चुना गया था? इसका जवाब दीजिए। तो किसको चुना गया था? तो एन.के. सिंह को चुना गया था। ठीक, किसको चुना गया था? एन.के. सिंह को। ठीक है। अच्छा ये बताइए, ये और अभी भी वही है। ठीक है, एन.के. सिंह जो है 2022 में भी जो है एन.के. सिंह ही है। ठीक है, 2022 में भी जो है वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह। ठीक है, अभी भी जो है 2022 में वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह है। ठीक है, चलिए इसको भी ध्यान रखिए। अच्छा ये बताइए, वित्त आयोग की स्थापना कब हुआ था? इसका जवाब दीजिए। वित्त आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो 22 नवंबर आपको बता दें, 22 नवंबर कब हुआ था? 1951 ईस्वी में। ठीक है, 22 नवंबर 1951 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। 22 नवंबर 1951 ईस्वी में जो इसकी स्थापना हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 कहता है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है कि महान भारतीय कवि और नाटककार महाकवि कालिदास के निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नहीं है? ये जो कालिदास जो पुस्तक लिखे थे इसमें से कौन पुस्तक नहीं है? इसका जवाब दीजिए। तो ये मालती माधव जो है ये कालिदास नहीं लिखे थे, बाकी सब लिखे थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है वो देख। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि टेस्ट मैच की पहली पारी में शतक लगाने वाले भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी निम्नलिखित में से कौन है? ये बताइए कि टेस्ट मैच की पहली पारी में से शतक लगाने वाले भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी निम्नलिखित में से कौन है? इसका जवाब दीजिए। तो शिखर धवन। कौन है? शिखर धवन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 कहता है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है वो देखिए। मई 2019 में भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस संगठन पर प्रतिबंध लगाए? बताइए, मई 2019 में जो है भारत सरकार ने किस संगठन पर प्रतिबंध लगाया था? इसका जवाब दीजिए। तो इसका जवाब दीजिए। तो ये है जमात उल मुजाहिदीन को जो है प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है वो देखिए कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी लॉजिक और अरिथमेटिक का प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन है? इसका जवाब दीजिए। तो ये कौन है? ये आपका हो जाएगा क्लाउड शेनॉन। कौन होगा? क्लाउड शेनॉन। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक जल जनित बीमारी नहीं है? यानी कि जल के कारण बीमारी नहीं होता है, वो कौन सा बीमारी है बताइए। तो टाइफाइड भी जो है गंदा जल पीने से होता है, यानी गंदे खाना और गंदे पानी पीने से टाइफाइड होता है, ये तो नहीं होगा। ठीक है, बोलता है कौन बीमारी नहीं है। ठीक है, हेपेटाइटिस भी जो है गंदे जल को गर्म करने से ही होता है। हैजा भी जो है गंदे जल को गर्म करने से ही होता है। तो कंठमाल जो है ये जल के कारण नहीं होता है। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आंसर कौन होगा आपका? आंसर होगा कंठमाल रोग। ठीक है, कंठमाला रोग जो है जल के कारण जो है जल जनित बीमारी नहीं है। ठीक है, यानी कि जल के कारण ये बीमारी नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है वो देखिए। मई 2019 में निम्नलिखित में से कौन माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने के कारण सबसे अधिक रिकॉर्ड रखने वाले दुनिया का एकमात्र पर्वतारोही बन गए? बताइए, ये 2019 में जो है माउंट एवरेस्ट पर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे अधिक रिकॉर्ड रखने वाले दुनिया की एकमात्र
पर्वतारोही है कौन, उसका नाम बताइए। सबसे ज़्यादा बार कौन चढ़ रहे हैं, 2019 की बात हो रही है, 2019 तक जिसका रिकॉर्ड अभी तक कोई नहीं तोड़ा है, इसका जवाब दीजिए। तो ये आपको होगा कामी रीता शेरपा, ठीक है। कामी रीता शेरपा जो है अपना ही रिकॉर्ड तोड़े हैं, ठीक है, अपना ही रिकॉर्ड तोड़े, ये सबसे ज़्यादा बार जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े हैं, ठीक है, कामी रीता शेरपा, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा ये बताइए कामी रीता शेरपा, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि अभी तक इसका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ा है, ठीक है। कामी रीता शेरपा कहाँ का है ये बताइए, कामी रीता शेरपा कहाँ का है, तो ये नेपाल का, ठीक है, ये नेपाल देश का है कामी रीता शेरपा, जो कि सबसे ज़्यादा बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़े हैं, ठीक है। और ये बताइए कि कामी रीता जो है शेरपा, कामी रीता शेरपा को माउंट एवरेस्ट पर कितना बार चढ़ा था ये बताइए। तो ये 25 बार अभी तक चढ़ चुका है, कितने बार चढ़ चुका है, तो 25 बार, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, 25 बार अभी तक चढ़ चुके हैं ये कामी रीता शेरपा, ठीक है। और दुनिया की पहली एक महिला है जो कि इस तरह से 25 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 38 का था, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि कौन सा वह पर्वत भारत के पूर्वी सीमा पर म्यांमार के साथ स्थित है, ये बताइए कौन सा पर्वत भारत के पूर्वी सीमा पर म्यांमार के साथ स्थित है, इसका जवाब दीजिए। तो ये कौन होगा, सतपुरा, कौन है, सतपुरा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, कौन है, सतपुरा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है, क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि 23 और 26 मई 2019 के बीच दूसरी शंघाई सहयोग संगठन मास इंडिया फोरम कहाँ पर आयोजित किया गया था, ये बताइए कहाँ पर आयोजित किया गया था, इसका जवाब दीजिए। तो ये आयोजित किया था किर्गिस्तान में, कहाँ किया गया था, किर्गिस्तान में, ठीक है। चलिए अगला जवाब है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है उसको देखिए थोड़ा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 कहता है प्लेइंग इट माई वे आत्मकथा के लेखक कौन है, यानी कि ये जो बुक लिखे हैं इनकी ये आत्मकथा का बुक है, ये किसका आत्मकथा है बताइए। ये प्लेइंग इट माई वे आत्मकथा के लेखक कौन है, यानी कि कौन लिखे थे, इसका जवाब दीजिए। तो ये कौन लिखे थे इसका जवाब दीजिए। तो सचिन तेंदुलकर लिखे थे, ठीक है, और इन्हीं का कहानी ये है, ठीक है, सचिन तेंदुलकर लिखे भी थे और इन्हीं का आत्मकथा ही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन डैश के विभिन्न प्रकार है, बताइए कि डेस्कटॉप कंप्यूटर जो होता है, डेस्कटॉप कंप्यूटर और लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन किसका एक विभिन्न प्रकार हैं, तो माइक्रो कंप्यूटर का, किसका, माइक्रो कंप्यूटर का, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, किसका है, माइक्रो कंप्यूटर का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है उसको थोड़ा पढ़िए और समझिए और बताइए। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि चेरियल स्क्रॉल्स भारत की लुप्त प्राय कला की वह रूप है जिसे नक्काशी परिवार कई पीढ़ियों से चला जा रही है, ठीक है, चला जा रही है, और इस कला का संबंध आधुनिक संबंध के किस भारतीय राज्य से है, बताइए ये जो है आपको किस भारतीय राज्य से संबंध रखता है, इसका जवाब दीजिए। तो तेलंगाना से, किसका, तेलंगाना से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है उसको थोड़ा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि वित्तीय संस्थाओं द्वारा अपने अल्पकालिक वित्तीय संस्थाओं, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है वित्तीय संस्थाओं द्वारा अपने अल्पकालिक दायित्व को पूर्ति करने की योग्यता को सुनिश्चित करने हेतु अत्यधिक तरल संपत्ति को अनुपात को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, इसका जवाब दीजिए, क्या कहा जाता है। तो ये आपका जो है चल निधि
कवरेज अनुपात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चल निधि कवरेज अनुपात कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्या कहता है वो देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है, इसका जवाब दीजिए। यानी कि क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है, इसका जवाब दीजिए। तो विश्व आर्थिक मंच सहित येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय की द्विवार्षिक रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2018 में 180 देशों में से भारत की रैंक कितनी है? ये बताइए। 2018 में जो है 180, 2018 में जो है ये आपका कोलंबिया विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण प्रदर्शन के सूचकांक में 2018 में 180 देश भाग लिए थे, उसमें भारत देश का कैमा स्थान था? इसका जवाब दीजिए। तो कैमा स्थान था? तो 177वां स्थान था। ठीक है, 177। ठीक है, 177। ठीक है, इसका थोड़ा देखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि दबाव की एसआई इकाई क्या है? बताइए, दबाव की एसआई इकाई क्या है? इसका जवाब दीजिए। तो इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, इसको थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, दबाव की एसआई इकाई क्या होता है? इसका जवाब दीजिए। तो पास्कल होता है। क्या होता है? दबाव की जो है एसआई इकाई पास्कल होता है। ठीक है, इससे आप क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं एसएससी खासकर सीएचएस के एग्जाम में। ठीक है, तो उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे ओम जो है किसका एसआई इकाई है, वोल्ट है किसका एसआई इकाई, हम बता ही देते हैं थोड़ा सा इसको। ठीक है, ये बताइए। देखिए, ओम जो है किसका एसआई इकाई है? तो विद्युत का एसआई इकाई। ठीक है, ओम जो है विद्युत का एसआई इकाई है। ठीक है, विद्युत का एसआई इकाई है। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। ओम जो है विद्युत का एसआई इकाई है। ठीक है, एसआई इकाई। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ये बताइए बोल्ट किसका इकाई है? ये बताइए, बोल्ट जो है किसका इकाई है? तो ये विभवांतर का एसआई इकाई है। ये विभवांतर का जो है एसआई इकाई है। ठीक है, इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये विभवांतर का एसआई इकाई है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बताइए एम्पियर जो है किसका एसआई इकाई है? बताइए, एम्पियर जो है किसका एसआई इकाई है? तो ये जो है आपका विद्युत धारा का। ठीक है, विद्युत धारा का एसआई इकाई है। ठीक है, विद्युत धारा का जो है ये एसआई इकाई है। विद्युत धारा का एम्पियर जो है एसआई इकाई है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इससे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए उसको आप थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। 46 नंबर क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस पूर्व न्यायाधीश को मई 2019 में समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? ये बताइए कि कौन सा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे जो कि 2019 में जो है समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे? इसका जवाब दीजिए। तो ये कौन थे? तो AK सिकरी थे। कौन है? AK सिकरी। और अभी भी वही, यानी कि 2022 में भी वही हैं। ठीक है, 2022 में भी जो है AK सिकरी ही हैं। ठीक है, 2022 में भी जो है AK सिकरी ही समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण के अध्यक्ष 2022 में भी। ठीक है, इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है वो देखिए कि अप्रैल मई 2019 में यूक्रेन के छठे राष्ट्रपति के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया था और शपथ दिलाई गई थी? ये बताइए, ये यूक्रेन के जो 2019 में जो चुने गए थे राष्ट्रपति, उसका नाम क्या है? इसका जवाब दीजिए। तो इसका क्या नाम है? तो वोलोडिमिर। ठीक है, कहा वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की। ठीक है, इसको थोड़ा अभी यूक्रेन और रूस के लड़ाई हो रहा है, आपको पता ही होगा। थोड़ा इससे क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका, देखिए 48 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उसका जवाब दीजिए। तो निम्नलिखित में से पुष्पहीन पौधे में से कौन सा पौधा शंकु फल और बीज का उत्पादन करता है?
जिससे अंडाशय के भीतर बीज नहीं होता है? इसका जवाब दीजिए। तो कौन सा पौधा होता है? तो जिम्नोस्पर्म। कौन होता है? जिम्नोस्पर्म। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? ये बताइए। राष्ट्रपति जो है अगर वो त्याग पत्र देना चाहे तो किसको दे सकता है? तो ये किसको देता है, इसका जवाब दीजिए। तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। ठीक है, राष्ट्रपति त्याग पत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। ठीक है, अच्छा मान लीजिए उपराष्ट्रपति अगर त्याग पत्र देना चाहते किसको देगा? तो ये आपको राष्ट्रपति को देगा। तो उल्टा होता है। ठीक है, यानी कि उपराष्ट्रपति अगर त्याग पत्र देना चाहे तो राष्ट्रपति को देगा, अगर राष्ट्रपति अगर त्याग पत्र देना चाहे तो उपराष्ट्रपति को देगा। ठीक है, चलिए आज ये भी बता दीजिए, मुख्य चुनाव आयुक्त जो है अगर अपना त्याग पत्र देना चाहे तो किसको देगा? ये बताइए। मुख्य चुनाव, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए आपको बता रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछने इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुख्य चुनाव आयुक्त जो है त्याग पत्र किसको देता है? इसको जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए। तो ये आपको राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, ये भी आप मुख्य चुनाव आयुक्त जो है राष्ट्रपति को ही अपना त्याग पत्र देता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा भाई। ठीक है, चलिए और राज्यसभा के सभापति किसको त्याग पत्र देता है? ये बताइए। राज्यसभा के सभापति किसको त्याग पत्र देता है? तो ये भी आपको राष्ट्रपति को ही देता है। ठीक है, ये भी आपको राष्ट्रपति को ही, राज्यसभा के सभापति जो है राष्ट्रपति को ही अपना त्याग पत्र देता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये बताइए भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है वो किसको त्याग पत्र देगा? बताइए। भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है अगर वो अपना त्याग पत्र देना चाहिए, यानी कि वो अपना पद छोड़ना चाहे तो किनको त्याग पत्र दे सकता है? तो राष्ट्रपति को देता है। ये भी राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देते हैं। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा अपन। ये बताइए कि आपको ये मुख्य चलिए भारत के मुख्य न्यायाधीश जो शपथ लेते हैं तो कौन शपथ दिलवाता है? तो ये राष्ट्रपति शपथ दिलवाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन को इसी तरह से अगर पढ़ाई कीजिएगा बाबू तभी एग्जाम निकलने वाला है। ठीक है ना, तो ऐसे रट लीजिएगा नहीं होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है वो देखिए। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित, ठीक है, अगला क्वेश्चन है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध सूफी संत इब्राहिम सुतार का संबंध किस राज्य से है? ये बताइए। ये जो है सूफी संत इब्राहिम सुतार जो जिनको पद्मश्री मिला था उनका संबंध किस राज्य से, यानी कि किस राज्य के थे? इसका जवाब दीजिए। तो ये कर्नाटक राज्य के थे। किस राज्य के थे? कर्नाटक राज्य के। ठीक है, ये हमको बताइए कि सूफी संत इब्राहिम को पद्मश्री पुरस्कार जो मिला था वो कब मिला था? इसका जवाब दीजिए। पद्मश्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये 2018 में इनको सम्मान मिला था। ठीक है, 2018 में जो है इनको पद्मश्री मिला था। ठीक है, ये कर्नाटक के थे, थोड़ा इसको देख लीजिएगा, है ना। और पद्मश्री से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और नहीं तो हम बता ही देते हैं। ठीक है, देखिए अभी जो है ये तो 2018 में हुआ था। ठीक है, हम 2021 की बात बता रहे हैं। ठीक है, ये 2021 में जो है कितने लोगों को पद्मश्री मिला था, यानी कि अवार्ड कितने लोगों को मिला था, विभूतियाँ कितने लोगों को मिला था। तब 2021 में जो है ये आपका 2021 में जो है कुल मिलाकर 119 लोगों को मिला था। 119 लोगों को अवार्ड मिला था। ठीक है, जिसमें कि 7 लोगों को पद्म विभूषण मिला था। ठीक है, देखो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, पूरा अच्छी तरह से को बता ही देते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 7 लोगों को पद्म विभूषण मिला था। ठीक है, क्या मिला था? पद्म विभूषण। ठीक है, चलिए और ये है, और 10 लोगों को जो है 10 लोगों को पद्मश्री मिला था। क्या मिला था? 10 लोगों को जो है पद्म भूषण मिला था। ठीक है, पद्म भूषण। ठीक है, 10 लोगों को जो है पद्म भूषण मिला था, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, 10 लोगों को पद्म भूषण मिला था और 102 लोगों को जो है पद्मश्री मिला था। ठीक है, 102 लोगों को पद्मश्री मिला था, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये कब की बात है? 2021 की बात है। ठीक है, 2021 में ये अवार्ड मिला था। ठीक है,
चलिए कुल मिलाकर कितने हो गए, 119 अवार्ड दिए गए थे, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक ना। चलिए इसके विषय में थोड़ा और कुछ बताते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए कुछ और बताते हैं आपको। ये बताइए कि ये अवार्ड जो है, ये पद्म विभूषण अवार्ड जो है भारत सरकार द्वारा दिया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये भी पता होना चाहिए ये जो सम्मान दिया जाता है नागरिक को, ये दूसरा सम्मान है, ठीक है। प्रथम सम्मान जो आपको पता होगा भारत रत्न है, और दूसरा सम्मान जो है यही है, ये आपका जो है पद्म विभूषण अवार्ड है, ठीक है। और ये बताइए कि पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन है, भारत रत्न, जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये पद्म विभूषण जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है, ठीक है। और ये जो है, अच्छा ये बताइए पद्म विभूषण जो है कि स्थापना कब किया था, यानी कि ये शुरुआत कब किया गया था। तो ये आपको 2 जनवरी ठीक है, 2 जनवरी 1954 से ये अवार्ड मिलना स्टार्ट किया गया था, ठीक है। 2 जनवरी 1954 से जो है ये अवार्ड स्टार्ट किया गया था, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट इस तरह से अगर क्वेश्चन बनाते हैं, ये सारे क्वेश्चन हैं जो कि इस तरह से अगर क्वेश्चन बनाते हैं, पिछले साल क्वेश्चन के इस तरह से बनाते हैं, तो आपको आने वाला एग्जाम में संभवतः किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो सके, नहीं होगा, ठीक है। और पिछले साल के पिछले साल का जो क्वेश्चन बैंक है, यानी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, उसको बनाइए। और करेंट में जो अभी जो करेंट न्यूज़ चल रहा है, यानी कि करेंट अफेयर जो हो रहा है, जो भी नया करेंट अफेयर है उसको बनाइए। और पिछले साल के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाइए। इतना ही आपके एग्ज़ाम के लिए इनफ है। और इतना बनाते हैं तो आपका ये प्रैक्टिस भी होता चला जाएगा, और करेंट अफेयर पढ़िएगा तो आपको जैसे आने वाला एग्जाम काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाला है, और आपका एग्ज़ाम जरूर निकलेगा, ठीक है। इस तरह से पढ़ाई करते हैं तो, है ना। और कुछ से कुछ पढ़िएगा तो आपको एग्ज़ाम कभी निकलने वाला है, और कुछ से कुछ याद कीजिएगा। तो ऐसे किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए थोड़ा उसका डायरेक्शन होता है, उसी डायरेक्शन में चलिएगा तभी आपको जो है सो एग्ज़ाम निकलने वाला है, ठीक है। अगर इस वीडियो से थोड़ा भी बेनिफिट हुआ होगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।